जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक ज्ञान जो है असंभव है, जब ये कहते हैं, तब जो है एक पॉलिटिकली डेंजरस सिचुएशन उभर कर आती है। अब मैं कहूं कि मुसलमान ऐसा ही होता है, आजकल अक्सर सुनने में आता है, मुसलमान कह सकता है नहीं ये हिंदू ऐसे होते हैं। तो हम सिर्फ सब्जेक्टिव ओपिनियन पे अगर हम आके जो है सिमट जाए तो ज्ञान जो है आगे नहीं बढ़ सकता है और ये बहुत ही एक गलत दिशा में बढ़ सकता था। और इतिहास गवाह है इस बात की, जब जब इस तरह की जो है सोच, आइडियोलॉजीज, मेथड जब उभर कर आने लगते हैं, तब राजनीतिक रूप से हम पीछे की ओर भी हटते हैं। बीजेपी बहुत सी छोटी चीजें हैं जिन पे जोर देना भी चाहिए, जैसे दिया भी गया है कि जो है मंदिर, मस्जिदों को तोड़ना जो है, वो सारी बातें जो आज सुबह आपके सामने लोगों ने रखी, वो सब समझना चाहिए, किस तरह से टेक्स्ट बुक बदला जा रहा है वो सब। पर मैं उससे हट के कुछ बता रहा हूं, हम यहां तक कैसे पहुंचे। 1990 के दशक में आते आते चीजें बदलने लगी। पहले आपका जो है एक ही समय पे 2-3 घटनाएं घटती है। एक तो आपका जो है मंडल एजिटेशन, दूसरा जो है बाबरी मस्जिद का जो है का तोड़ना, और तीसरा इसी समय जो है सोवियत यूनियन का जो है पतन का खात्मा। और इसी के साथ ही एक और बहुत बड़ा जो है बदलाव इसी समय आ रहा है कि बड़े जो उद्योग थे, मिल थे, जहां पे मजदूर इकट्ठा होते थे, चाहे कपड़ा मिल हो या और कोई जो है कारखाना हो, वहां पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 मजदूर काम करते थे। तो ये सारे मिल खत्म हो जाते हैं। आपने मेरा पहचान जो है फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी, जो बाबू की जो पहचान है वो दिया है। वैसे मैं बहुत सालों से जो है इतिहास पढ़ा रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया में। हाँ, तो ये जो है जो मेंबर सेक्रेटरी बनना और वाइस चांसलर बनने से ज़्यादा जो है अहमियत जो है एक टीचर की जो है पहचान होनी चाहिए, जो है पहली बात ये है। दूसरी बात ये कहनी है कि जब से मैं एसएफआई में गया था बहुत साल पहले, तब से एसएफआई की एक आदत तो बदली नहीं, जो है वो है समय पे कुछ शुरू करना, जो है वो वैसे के वैसा ही है। जेएनयू में ये था कि सुबह तो कुछ नहीं होता था टाइम पे, रात को फिर भी हो जाता था टाइम पे कुछ। हाँ, तो कुछ महीनों में जो बहुत बदलाव हुए देश में, पर एसएफआई में ये बदलाव तो नहीं हुआ। हाँ, तो पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो आज का जो सेमिनार, मुझे ये कहा गया था कि ये ऑल इंडिया सेमिनार है, इसलिए मैंने जो है अंग्रेजी में जो है तैयारी करके आया था। आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं सर, कोई अंग्रेजी में भी बोलने से कोई तो जो भी है, मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करता हूँ। तो इसमें 5 ये दिए गए, तीन हिस्से हैं इस टाइटल के। एक तो है राष्ट्रीय जो है एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 साल होने पे, उस पर। दूसरा है तर्क का विनाश, और तीसरा है जो है इतिहास और विज्ञान पे क्या इन्होंने जो है क्या किया है सरकार ने। और जब तक का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन जो कहते हैं, ये एक किताब का नाम था 1952 में। मुझे पता नहीं ऑर्गेनाइजर्स ने वो इसलिए ये टाइटल दिया कि नहीं, मुझे पता नहीं। तो क्योंकि ये बड़े अक्षरों में लिखा भी गया है और दिया भी गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस किताब से शुरू कर ले। ये किताब हंगरी के जो है एक फिलोसोफर थे, गेorg लुकाच, उन्होंने 1952 में जो है ये किताब लिखी। और उनका कहना था कि तर्क के विनाश से ही फांसीवाद यूरोप में आया। और फिर उस किताब में वो लिखते हैं कि आपने शायद स्टडी क्लास में या कहीं सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मार्क्स से पहले जो जर्मनी में जो फिलोसोफर जो थे, जर्मन फिलोसोफर जो थे, हेगेल का नाम सुना होगा। तो हेगेल ने जिस तरह से फिलॉसफी को एक आगे रखा कि एक थीसिस है, एंटीथीसिस है, इससे जो है बदलाव होता है समझ में भी, और जब समझ में और उसको मार्क्स ने फिर और आगे वो लेके जाते हैं
और कहते हैं कि ये जो अंतर्विरोध है जो थीसिस और एंटीथीसिस के बीच, इसका जो है मूल कारण अर्थव्यवस्था नहीं, जो हमारे जो सामाजिक संबंध जो है, उत्पादन के संबंध जो है, वो है इसका जो है इसकी नींव। उसमें जब बदलाव आता है उससे समझ में भी, फिलॉसफी में भी, आइडियोलॉजी में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है, और इससे मार्क्स भी काफी प्रभावित है, और मार्क्स ने हेगल की ये बात को एक मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में रखा कि भौतिकवाद को आधार बना के हेगल की समझ को वो आगे लेके जाते हैं। तो गेorg ल्यूकाच जब 1952 में लिख रहे हैं, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, फांसीवाद हराया गया है, तब वो ये किताब लिख रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि जर्मनी में हेगल के बाद जो जो लोग जो आए, इनकी समझ जो है तर्क के विपरीत था। यानी कि रीजन के, कारण के विपरीत था, और इसके चलते जो है ऐसा कोई शब्द है कि नहीं मुझे पता नहीं, इरैशनलिज्म, यानी कि कारण का अभाव, तर्क का अभाव जो है आगे बढ़ता है, और तर्क के अभाव में फांसीवाद जैसे जो है विचारधाराओं को जो है पनपने का जो है मौका मिला। तो क्या कह रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जब आप साइंटिफिक जो है समझ से बाहर निकल जाते हो, इसका मतलब नहीं है कि जो फिलोसोफर था या ज्ञानी जो था, जो साइंटिफिक मेथड से आगे नहीं जा रहा था, ये नहीं है कि वो सब फांसीवादी थे, पर उस तरह के जो है एक इंटेलेक्चुअल माहौल में जो है फांसीवाद जैसे विचारधाराओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, ये वो दिखा रहे हैं इसमें। तो इनका कहना है कि इसमें क्या है, एक तो आप कहते हो कि सच नाम का जो है, ट्रूथ नाम का कोई चीज नहीं है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। दूसरा है कि मेरी जो है ये सबसे ऑथेंटिक है, ये सही है, ये असली है, तुम असली नहीं हो, तुम्हारी जो है भाषा, तुम्हारे जो है जो भी है, ये असली नहीं है, मेरा असली है। तो ऑथेंटिसिटी। तीसरा है विल। ये सारी चीजों पे इन्होंने जोर दिया और कहा कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो होता है वो सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिवली ये नहीं, तो हर व्यक्ति कह सकता है भाई मेरे साथ ये हुआ है तो इसलिए मैं ये करूंगा, या जो मैं कह रहा हूं वही, यही असली चीज, मैं ही असली हिंदुस्तानी हूं, मैं ही असली जो है हिंदू हूं, मुसलमान हूं, जो भी हूं। तो इसको हम किसी तरह से ये नहीं कर सकते थे कि इसे आप कभी टेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूं मैं असली हूं, तुम कह रहे हो कि तुम असली हो, कौन सही है कौन गलत है, ये कैसे कहा जाएगा? जो इसके लिए कोई मेथड चाहिए, कोई एक प्रोटोकॉल चाहिए, एक मेथड चाहिए, और ये तभी होगा जब हम उस मेथड के आधार पे कह सकते हैं किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। और उस नतीजे पे पहुंचने के लिए तर्क होने चाहिए। वो मेरा तर्क सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपका सही गलत, पर इसको मापने के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। जब इसके बिना जब हम आगे जाते हैं, जब लुकाच कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात, सच्चाई की बात जब हम छोड़ देते हैं, जब हम मानवीयता, यूनिवर्सल ह्यूमन इंटरेस्ट की बात छोड़ देते हैं, जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक ज्ञान जो है असंभव है, जब ये कहते हैं, तब जो है एक पॉलिटिकली डेंजरस सिचुएशन उभर कर आती है। जब हम इन सब चीजों से इनकार करते हैं, तब
ये समझ लीजिए, जैसे कि अब मैं कहूं कि मुसलमान ऐसा ही होता है, आजकल अक्सर सुनने में आता है, तो वो एक तरह से ठीक है कि वो, मैं कह रहा हूं कि मुसलमान ऐसा होता है। मुसलमान कह सकता है नहीं ये हिंदू ऐसे होते हैं, फिर वो भी ठीक है। तो सारी बातें ठीक है। तो हम सिर्फ सब्जेक्टिव ओपिनियन पे अगर हम आके जो है सिमट जाए तो ज्ञान जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये बहुत ही एक गलत दिशा में बढ़ सकता था। और इतिहास गवाह है इस बात की, जब जब इस तरह की जो है सोच, आइडियोलॉजीज, मेथड जब उभर कर आने लगते हैं, तब राजनीतिक रूप से हम पीछे की ओर भी हटते हैं। जैसे कि अब मैं इनको छोड़ता हूं और वापस आता हूं जो है हिंदुस्तान में। आप हिंदुस्तान में अगर देखें कि अभी तक जब हम एनईपी का जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो हम बीजेपी, बहुत सी छोटी चीजें हैं जिन पे जोर देना भी चाहिए, जैसे दिया भी गया है कि जो है मंदिर, मस्जिदों को तोड़ना जो है, वो सारी बातें जो आज सुबह आपके सामने लोगों ने रखी, वो सब समझना चाहिए, किस तरह से टेक्स्ट बुक बदला जा रहा है वो सब। पर मैं उससे हट के कुछ बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं उसके लिए जो है एक तरह से हमें समझना होगा, हिंदुस्तान ये एनईपी 2020 में जो कुछ लिखा गया है, दिया गया है और आज हमारे सामने है, हम यहां तक कैसे पहुंचे। मैं जब जैसे कि 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी में आया, तब हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तब हमने जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई होती थी, स्ट्रगल जो है अलग अलग तरह के जो है संघर्ष जो चल रहे थे उसके बारे में पढ़ाया जाता था। फिलॉसफी और मटेरियल सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया जाता था। इंपीरियलिज्म तब भी पढ़ाया जाता था, साम्राज्यवाद के बारे में क्लासरूम में पढ़ाया जाता था। ये सारी बातें जो है क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती थी। 1990 के दशक में आते आते चीजें बदलने लगी। पहले आपका जो है एक ही समय पे 2-3 घटनाएं घटती है। एक तो आपका जो है मंडल एजिटेशन, दूसरा जो है बाबरी मस्जिद का जो है का तोड़ना, और तीसरा इसी समय जो है सोवियत यूनियन का जो है पतन का खात्मा। अब इस परिस्थिति में जो है एक बार फिर हिंदुस्तान में, पहले मेरे समय में लोग पीएचडी करते थे, जो कोई सोशल मूवमेंट पे कर रहा था, कोई पेसेंट स्ट्रगल पे कर रहा था, कोई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इस तरह की इकोनॉमिक हिस्ट्री पे करते थे, सोशल हिस्ट्री पे करते थे। 90 के दशक में आते आते सब कुछ बदल जाता है। अब पहचान की राजनीति युवाओं के सामने सबसे, बाकी सब तो, और एक चौथी चीज मैं भूल गया, और इसी समय लिबरलाइजेशन की नीति की शुरुआत भी हो रही है। जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में जब थे, नरसिम्हा राव के समय जो लिबरलाइजेशन की नीति जो शुरू होती है, आपने सुना होगा, जैसे आज न्यू लिबरल कहते हैं, उस वक्त सारे जो है सरकारी जो है संस्थाओं को जो है से हट के जो है प्राइवेट एंटरप्राइज को जो है, प्राइवेट जो है निजी पूंजीवाद को जो है प्रोत्साहन दिया गया, और धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस का जो है को उससे पैसा जो है हटाया जाने लगा। और इसी के साथ ही एक और बहुत बड़ा जो है बदलाव इसी से में आ रहा है कि बड़े जो उद्योग थे, मिल थे, जहां पे मजदूर इकट्ठा होते थे, चाहे कपड़ा मिल हो या और कोई जो है कारखाना हो, वहां पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 मजदूर काम करते थे। तो उस वक्त जो है, जैसे दिल्ली में, यहाँ पे अभी बता रहे थे 200 बच्चे शायद दिल्ली से है यहाँ,
जैसे दिल्ली में आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे, पुरानी सब्जी मंडी के वहाँ जाओगे तो बहुत से पुराने आपका DCM, स्वतंत्र भारत, ये सारा जो है मिल का इलाका था। तो ये सारे मिल खत्म हो जाते हैं। अब मिल का खत्म होने का मतलब सिर्फ कपड़ा उद्योग की बात नहीं है कि अब जो है मजदूर एक जगह नहीं आ रहे। अब जो है आप ठेके पे मजदूरों को रख रहे हो। जब ऑर्डर आता है, आप नोएडा में जाके काम करोगे 1 महीना, ऑर्डर खत्म हो गया, आप वापस और कुछ करने गए, आप सड़क पे कुछ बेच रहे हो या गांव चले गए या कुछ कर रहे हो, तो उनको संगठित करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस समय। तो ये सारी चीजें एक साथ आ रही है। एक तो पहचान, और इसके साथ जो मध्य वर्ग, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग मध्य वर्ग के ही, उस पर एक और डिबेट हो सकता है मध्य वर्ग नाम की कोई चीज है कि नहीं, पर मध्य वर्ग, क्योंकि मध्य वर्ग का मतलब लिटरली लो तो क्या मध्य क्या हुआ, बीच में जो आया। अब 80% तो बहुत ही गरीब है हिंदुस्तान में, और 1-2% जो है बहुत ही अमीर है। तो ये हम कहाँ के मध्य कहाँ से बन गए, हम भी तो अमीर ही है हाँ हिंदुस्तान के इसमें। पर ठीक है, मध्य वर्ग कहते हैं अपने आप को। चलो, जो मध्य वर्ग के लोग जो है यहाँ, वो बहुत खुश हुए इस जमाने में, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ गई। जैसे टीचरों की तो एकदम से बढ़ गई थी तनख्वाह, तो गाड़ी वाड़ी खरीदने लगे लोग और बहुत घर खरीदने लगे। तो बाकी जो पहले जैसे कि 30 तारीख आते आते जो है मुश्किल हो जाता था कि घर चलाना जो है। तो मनमोहन सिंह ने ये बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए कि तनख्वाहें एकदम से बढ़ गई जो है। और मिडिल क्लास जिसे कह रहे हैं हम, उस मिडिल क्लास का जो है एक तरह से सबसे गोल्डन एज शुरू हो जाता है इस वक्त। तो राजनीति से लोगों का जो है ध्यान हटता है। अब पहचान की राजनीति पर जोर आ गया है, और पहचान की राजनीति में जात भी आ रहा है और धर्म भी। और इसके साथ जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन की क्योंकि बात हो रही है, पता नहीं यहाँ हिस्ट्री के स्टूडेंट है कि नहीं। हिस्ट्री में एक जैसे कि सबाल्टर्न स्टडीज नाम के कुछ एक विचारधारा है, जिसमें एक तरह से वो वामपंथी नजरिया दिखावे के लिए दिखाते हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और पर है क्या कि वो क्लास के खिलाफ कर रहे हैं, वो क्लास को जो है, वर्ग को जो है डिनाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो है रिप्रेजेंट टेक्स्ट की बात होने लगी कि बस टेक्स्ट पढ़ना है, एक कोई नाटक पढ़ लीजिए, एक उपन्यास पढ़िए, और उसके विश्लेषण के आधार पर आप जो है एक समझ बना रहे हो, किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो। तो जो ऊपर के जो फिनोमेना जो है, जो रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जो है पर जोर जो है बढ़ जाता है। और इसके साथ ही कोई अब लोगों को अब कहना भी बंद के ये सही है ये गलत, मैं भी सही हूं आप भी सही है। अभी भी जब स्टूडेंट से जब कहते हैं कुछ लिखने के लिए, हाँ ये भी सही है ये भी सही है, तो उनसे फिर कहा जाता है नहीं भाई तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है वाले जो है जो प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है, उसी में आकर हम आज जो है बीजेपी की जितनी भी बातें हैं, आरएसएस की जो है, उनके लिए जो है आगे बढ़ने का एक अवसर हमने उनको दिया। तो एनईपी जब और डिस्ट्रक्शन ऑफ रीजन, कारण का विनाश, जो भी नाम दोगे आप उसको, इसके लिए इसको हम पूंजीवाद, जो लेट कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, उससे अलग करके भी नहीं देख सकते। ये सिर्फ एक सेक्युलरिज्म की बात नहीं है, ये जो है इसको, ये अक्सर हम इसमें मार खाते हैं कि ये सारी बातें बीजेपी के आने से शुरू से पहले से ही शुरू हो जाती है। बीजेपी के आने से खुलकर जो है इसमें एक हिंदुत्व एजेंडा इसमें
डाला जा रहा है और उस हिंदुत्व एजेंडा को आगे ले जाया जा रहा है। पर यहां तक हम पहुंचे कैसे? यहां तक हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने पहले बहुत से डिसिप्लिन्स में, आप सब कॉलेज में होंगे या स्कूल के भी बच्चे होंगे शायद, पर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के होंगे, तो आपके बहुत से सब्जेक्ट्स को जो है पूर्ण रूप से जो है एक तरह से डीप पोलिटिसाइज और डी मटीरियलाइज किया गया। जैसे कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हो आप, जो इकोनॉमिक्स में जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ही पढ़ते हो आप उसका रियल लाइफ से कहां तक रियल लाइफ, अगर आप जो है डिमांड कर्व में जो है रियल लाइफ रियलिटी की बात करोगे, वो या तो मैं पागल हूँगा जो है पूंजी लगाने के लिए, हाँ, या गधा हूँगा तभी मैं पूंजी लगाऊंगा, अगर मैं जो है सिंपल डिमांड एंड सप्लाई से चलूँ तो। इसी तरह से जो है, तो इकोनॉमिक्स का तो एक बहुत बड़ा ये है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब तक कैपिटलिज्म को झटका नहीं मिलता है, इस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से लोग जो है हटेंगे नहीं। और हटे कब? मार्क्सवादियों के कहने पे नहीं हटे। 2008 में जब जो है जो क्राइसिस हुआ जो है, तब जो है क्या नाम है उनका, जो एक फ्रेंच राइटर जो थे पिकेटी जैसे, आप, वो कोई मार्क्सवादी नहीं है, पर पिकेटी की किताब कैपिटलिज्म पे, तब तक मार्केट इकोनॉमी कर रहे हैं। जब कैपिटलिज्म को झटका पड़ा तब हर एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे पिकेटी की किताब बिकने लगी, यानी कि लोग खरीदने लगे और पढ़ने लगे। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स पे कोर्स होती थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक सिस्टम्स पर कोर्स होती थी। इकोनॉमिक सिस्टम फिर हटाया गया क्योंकि अब एक ही सिस्टम रह गया, पूंजीवाद के अलावा तो कुछ है नहीं। तो सब कुछ तो नेचुरलाइज किया जा रहा था उस वक्त। तो अब 1914-15 के बाद से हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार में आती है, स्टेट पावर खुल के बीजेपी के हाथ में आ जाती है, और बीजेपी का हर वक्त निशाना जो है इतिहास पे रहता है। उनका पहला टारगेट जो है इतिहास रहता है, आज से नहीं। इमरजेंसी के बाद 1977 में इमरजेंसी जब खत्म होती, इमरजेंसी के बाद जब जनता सरकार बनती है, उसमें जनसंघ के भी मेंबर थे, तब पहली बार दिल्ली में जो है आर एस शर्मा और रामलीला थापर विपिन के किताबें जो है जलाई गई थी दिल्ली में। फिर हम देखते हैं वाजपेयी की जब सरकार, पहली जो है एनडीए की सरकार बनी, तब एनसीईआरटी किताबों पर जो है प्रहार एक बार फिर शुरू हुआ। और अभी जैसे कि पहले बताया, मैं उस पर दोहरा नहीं रहा हूं, तो एनसीईआरटी का पहला जो है ये है। पर अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी वैसे अगर आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी जो है, अगर आप स्कूलों की संख्या देखोगे, काफी स्कूलों में, खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल है, वहां पे एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती है। पर एनीवे, पहला इनका एनसीईआरटी पे जो है निशाना रहता है। दूसरी बात यह, और क्योंकि जब तक ये इतिहास नहीं बदलेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र का जो है सपना, हिंदू राष्ट्र वो नहीं ला पाएंगे जो वो समझते हैं हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र, और इसमें वह मैं आता हूं अब एनईपी में। अब एनईपी, जैसे कि वो आखिरी जो पहले स्पीकर ने भी बताया, इसमें एनईपी का कहना है इतिहास को लेके जो है उनके 2-3 ये है कि हाँ, रेलेवेंट टू हिस्ट्री क्या है। एक तो जो है हिंदुस्तान को जो है गर्व होना चाहिए, प्राइड इन इंडियाज हेरिटेज, अपनी परंपराओं पर गर्व। दूसरा कह रहे हैं कि कॉलोनियल डिस्टॉर्शंस, कॉलोनियल जो उपनिवेशवाद के समय के जो गलतियां जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है, इन डिस्टॉर्शंस को या गलत धारणाओं को हमें खत्म करना है। और तीसरा है कि इंटीग्रेट कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉलेज सिस्टम्स इनटू एजुकेशन
और आखिरी है कि हमें जो है ऐसे बाय हार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब पहला आते हैं हम कॉलोनियल डिस्टॉर्शंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर। शायद मेरी गलती है कि मैं सुबह नहीं आ पाया, पर मुझे पता नहीं, अगर लोग बोल चुके तो ज़रा बता देना मुझे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस सावरकर से लेके अभी तक मोदी तक जो है, इनकी समझ जो है ब्रिटिश कॉलोनियल समझ है। उसी पर इन्होंने जो है मुसलमानों को जो है निशाना बनाया है, और इसी के आधार पर मोदी जी तो अभी गए थे, सोमनाथ गए थे, तो सोमनाथ के बारे में बता चुके हैं लोग, बता दिया है। तो ऐसे नहीं है कि सोमनाथ एकदम से मोदी जी चले गए। अडवाणी, आजकल जी भी लगाना पड़ता है, तो अडवाणी जी भी जो है सोमनाथ से ही उन्होंने शुरू किया जो है अपनी यात्रा, रथ यात्रा, और वो खत्म कहाँ हो रही है जो है बाबरी मस्जिद पर। ठीक है, कहा नहीं जा रहा है, पर क्या है कि हम सोमनाथ का बदला ले रहे हैं। अब मोदी भी गया वहां अभी, और बहुत लोग गए उसके साथ, फिर से वही बात कही जा रही है। और तो सोमनाथ का ये जो डिस्ट्रक्शन 8 बार तोड़ा, 12 बार जो है मुसलमानों ने आके, तुर्कों ने आके तोड़ा, ये जो है एक तो 12 बार और 8 बार, एक बार तो तोड़ा था। हाँ, और बहुत से मंदिर भी बहुत मंदिर टूटे, मस्जिदों को भी तोड़ा गया था, सब कुछ टूट रहा, ये सब हो रहा था। पर सोमनाथ का जो पहला जो है 1025-26 का, तो उसके लिए एविडेंस है। पर उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कि रिनोवेशन हुए हैं, बदलाव हुआ है। पर अगर मैंने घर पे जो है कुछ तोड़ के कुछ और बनवाया, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है। अगर मैंने एक दीवार तोड़ के उसकी जगह एक और दीवार बनवाया है, तो उससे आप ये इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैंने वो जो है वहां पे वो मंदिर ही तोड़ दिया था। तीसरी बात यह है कि जब मंदिर सोमनाथ के बाद वहीं उसी मंदिर परिसर में ही मस्जिद के लिए जगह दी जा रही है, पैसे लेन देन की बात है, क्योंकि वो पूरा कोस्ट जो है तिजारत चल रही है वहां पे, जो है जो अरब कोस्ट से नीचे तक जो है मलबार तक, वहां पे जो है वेस्ट कोस्ट पे जो है हॉर्मुज से लेके जो है मैरीटाइम ट्रेड चल रहा है, और हॉर्मुज का जो है एक जो व्यापारी आके वहां मस्जिद खरीद रहा है, मस्जिद बनवा रहा है। तो बहुत से वहां झगड़े हो रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, पर कहीं पे भी कोई उस वक्त के जो है इंस्क्रिप्शन में कहीं ये नहीं लिखा जा रहा है कि भाई सोमनाथ पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ जिससे हम अभी तक भूल रहे हैं लोग वहां पे। तो इसका मतलब नहीं है कि सोमनाथ को तोड़ा नहीं गया, पर वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, एक तो हिंदू थे कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में, वही एक ये है, जिसे आप हिंदुइज्म कहते हो, ये तो एक मॉडर्न ये है। उससे पहले मैं वैष्णव हो सकता हूँ, मैं शिव का भक्त हो सकता हूँ, पर इन सबको एक साथ करके कि हम सब हिंदू है, ये बात की बात है। इसका मतलब नहीं है कि पहले से ही जो है जो आज के हिंदुइज्म में जो प्रैक्टिसेस है वो पहले से नहीं है, पहले से थे, पर हिंदुइज्म के नाम से जो है ये सारे प्रैक्टिसेस बहुत लेट जो है जाना गया। ठीक है, तो सोमनाथ से क्यों शुरू कर रहे हैं हमें अब साफ है, और सोमनाथ को वो छोड़ भी नहीं, सोमनाथ मतलब कम्युनल ये एजेंडा को वो छोड़ भी नहीं सकते। एक बार छोड़ने की कोशिश की थी और बुरी तरह वो हार गए थे इलेक्शन में जो है। हाँ, तो बीजेपी के लिए जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करे तो कोई उनके पास नहीं जाएगा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो है सांप्रदायिकता को जो है फैलाते रहे। तो ये जो हिस्ट्री में इन्होंने जो कहा है कॉलोनियल डिस्टॉर्शन तो बहुत पहले से हिंदुस्तान के इतिहासकार इससे अलग हो रहे हैं। कॉलोनियल डिस्टॉर्शन हम सब स्कूल के कॉलेज से तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्या थे कॉलोनियल डिस्टॉर्शन क्या था, और उसका जो है सही जो है समझ क्या है, ये तो
बहुत ये बीजेपी ये जो हमें जो सीख दे रही है इससे बहुत पहले से ये सब शुरू हो चुका था, पर सब अहम बात वो नहीं है। बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी जो है कॉलोनियल हिस्ट्री पर टिकी हुई है। जैसे कि सोमनाथ जो है, सोमनाथ बार बार मैं इसलिए आ रहा हूँ सोमनाथ पे क्योंकि बहुत आसान है समझाना सोमनाथ को उदाहरण देकर। लॉर्ड एलिनबरो नाम के गवर्नर जो है वो कहते हैं कि सोमनाथ के जो है जो गेट जो है वो गजनी से लेके आओ 1830-40 के उस टाइम पे जो है, और वो जो है संदल के बने हुए गेट है वो वहां से गजनी वहां से लेके आओ, और एक अपने अफसर को भेजता भी है। वो वहां गया गजनी और कहा, और वहां पे जो गेट जो थी वो कहीं किसी प्रकार से उसका जो है बनावट से ये नहीं लगा कि वो सोमनाथ से ले गया होगा, लेके गए होंगे वो गेट। और वो उसकी और राजनीति है कि अफगान वॉर, अफगानों और इसके पर इन्होंने 2-3 चीजें लॉर्ड एलिनबरो ने ये सोमनाथ को जो है ये करके, अंग्रेजों ने, जेम्स टॉड ने इसके बारे में लिखा कि ऐसे कुछ वहाँ पे कहानियां हैं उस इलाके में। एलिनबरो ने पहली बार जो है बहुत डिटेल में सोमनाथ को वो आगे लेके आए, और उसके बाद जो है बहुत से लोग, और ये सिर्फ बीजेपी के ही नहीं जो कांग्रेस में शामिल थे, के मुंशी जो है वो सोमनाथ ट्रस्ट बनाते हैं, और आगे जाके हमारे पहले प्रेसिडेंट भी जो है राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद को लगा कि मुझे जाना है वहाँ सोमनाथ जब मंदिर के इसमें, नेहरू ने मना किया क्योंकि नेहरू में ये समझ थी, नेहरू जानता था कि किस तरह से ये सोमनाथ को जो है एक कम्युनल मुद्दा बना के आगे, ये सिर्फ कोई एक मंदिर का रेनोवेशन नहीं है, इन्होंने एक सिविलाइजेशनल बैटल का जो है नींव बना दिया था जो है सोमनाथ को। तो वो कहते अच्छा हुआ कि आप नहीं जाओ वहां, ऐसे मना तो नहीं किया, नहीं जाओगे तो अच्छा होगा, पर वो प्रेसिडेंट थे, वो चले गए। इसी टाइम पे, ये सब मैं रोमिला की किताब से ही बोल रहा हूँ, उनकी जो सोमनाथ पे आप लोग पढ़िए, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो वो किताब, तो जरूर पढ़िए कि किस तरह से अलग 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 टाइम पर सोमनाथ के बारे में लोगों ने कैसे उसको देखा। एक इंस्क्रिप्शन तो जो है अरबी और संस्कृत में है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, आधा अरबिक में है आधा संस्कृत में है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ये जो व्यापारी इतने थे उस इलाके में, अरबी थे, तो उनको समझाने के लिए अरबी में है, दूसरों के लिए संस्कृत में है। तो और वहां के लोकल रूलर कैसे देख रहे थे, क्या वो उन्होंने क्या याद रखा? इंस्क्रिप्शनल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमें कहीं ये नहीं लग रहा है कि मिल रहा है जो है प्रमाण की लोग जो है याद रख रहे थे ये जो गजनी का जो इतना बड़ा हमला जिससे पूरा जो है हिंदू धर्म जो है का खात्मा होने वाला था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो रोमिला थापर ने पूरी चीज बताई है, वहां से लेके, शुरू से लेके राजेंद्र प्रसाद और अभी के बीजेपी तक उस किताब में, तो जरूर पढ़िएगा। तो इनका कहना जो है कॉलोनियल डिस्टॉर्शन जो एनईपी में कह रहे हैं, उसी के आधार पे ये पूरी पार्टी टिकी हुई है। आरएसएस की समझ जो है कॉलोनियल समझ है। सावरकर जब लिख रहा है 1923 में, अंग्रेजों के लिए किताब लिख रहा है, नहीं उनके, आप उसकी भाषा देखिए, वो उसके लिए लिख रहे हैं कि कौन है हिंदू, और उसके चलते, और आपको बताना है उसमें कि हु इज आर्यन कौन है, हिंदू कौन है, असली कौन है। हमने शुरू में ये कहा था व्हाट इज जेन्युइन, हु इज ऑथेंटिक, नॉट ऑथेंटिक। तो असली हिंदू कौन है, जिसका जो है पितृभूमि और पुण्य भूमि हिंदुस्तान में ही है। तो पितृभूमि और पुण्य भूमि, और तो बुद्धिस्ट भी आ गए, सिख भी आ गए। बुद्धिस्टों के बारे में कहते हैं कि नहीं वो अच्छे हैं, पर उनमें वो जो है जान नहीं है, वो जो है विरिलिटी नहीं है, इसलिए जो है वो हार जाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। तो वो ठीक नहीं है हमारे लिए, हमें और जो है एग्रेसिवली लड़ना चाहिए। तो इसका सीधा ये था, निशाने पे कौन थे? मुसलमान और ईसाई थे। तो पितृभूमि पुण्य भूमि इंडिया, ये तब से लेके आज तक ये चल रहा है, ठीक है।
दूसरी बात यह है, तो ये पहला एक कॉलोनियल डिस्टॉर्शन पे ये आधारित है कि कौन हिंदू है। और अभी भी मोदी अभी फिर से बोल रहा था 1000 साल की गुलामी है ना, 1000 साल की गुलामी बोलता है ना, 800 साल 1000 साल, यानी कि तब से लेके गजनी से लेके आज तक। तो वो कोई फर्क नहीं कर पा रहा है, दिल्ली सल्तनत मुगल जो यहाँ पर आकर बस जाते हैं और हुकूमत करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे शोषण नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं शोषण। हर राजा शोषण करता है, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, ब्रिटिश। पर फर्क ये था उनमें और अंग्रेजों में कि जब उपनिवेशवाद के दौरान जब ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत करने लगे, वो यहाँ से जो भी हमारा था, शोषण तो दोनों कर रहे थे, पर यहाँ से जो सरप्लस जो निकाल रहे थे, अधिशेष जो निकाल रहे थे, वो यहाँ से निकाल के बाहर ले गए। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान जो है पीछे ढकेला जाता है, हम पीछे हट जाते हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान में वर्ल्ड में जो है हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडस्ट्रियल कंट्री थे वहाँ 17वीं अठारहवीं शताब्दी में। वहां से हम सबसे नीचे पहुंच जाते हैं 1947 तक, सबसे नीचे तो नहीं पर बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी औद्योगिकरण जिसे कहते हैं, सॉरी। तो इन सब बातों पे इन्होंने जोर नहीं दिया आरएसएस ने। तो जब आरएसएस कहते हैं हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो हम हैं, ना तो ये समझ पाए कि अंग्रेजी हुकूमत या कॉलोनियलिज्म इससे पहले के जो है हुकूमत से अलग थी, वो समझ नहीं पाए। और दूसरी बात, जब सावरकर, तो आप जानते ही हो सावरकर की हिस्ट्री, तो पहले काला पानी हो जाता है, उससे पहले उन्होंने अच्छा लिखा भी 1857 पे, ऐसी बात नहीं है। पर उसके बाद से जो है वो फिर माफी पे माफी मांग रहे हैं। हाँ, तो इनके पास कौन है? एक राष्ट्र पे बीच में कोशिश की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी, वो गए थे जी जेल, फिर उनका भी जो है वो निकल आया, जो है उन्होंने भी सॉरी वॉरी करके चिट्ठी लिख दी थी, तो वो भी बेचारे पकड़े गए। तो इनका कौन था जो आरएसएस में रह के जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने संघर्ष किया? कोई नहीं था। कोई एक आदमी भी बताए जो है, जो इनके जो बड़े नेताओं में से है। हाँ, बाकी बहुत कुछ किया उन्होंने, आरएसएस ने गांधी को मारा भी, वो सब कुछ किया जो है, पर एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में इन्होंने हिस्सा नहीं दिया। पर ये लोग कह रहे कि तुम जो है इंडियन नहीं हो, तुम राष्ट्रीय नहीं हो। हाँ? तो अब इन सब चीजों के लिए हिस्ट्री बदलने की जरूरत है। और ये कैसी हिस्ट्री होगी? इस हिस्ट्री में जो है, जब इतिहास हम पढ़ाते हैं स्कूलों में और किसी भी लेवल पे पढ़ाते हैं, एक तो है जब मैं कहूँ कि सोमनाथ में जो है गजनी ने वहाँ पे जो है मंदिर तोड़ा, तो इसके लिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाण जो है, लिखित प्रमाण हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण होते हैं, पुरातत्व के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो सकते हैं, और उसमें भी जो है हमें एक से ज्यादा प्रमाण देखना होगा और फिर देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे सही कौन सा है। क्योंकि अगर आजकल तो सभी लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम टेररिस्ट हो, इससे पहले भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा गया अंग्रेजों ने, तो वो भी एक तरह का एविडेंस है कि तो भगत सिंह टेररिस्ट था क्या? उसको कुछ लोगों ने रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा, किसी ने कहा, वो भी छोड़ के सिर्फ टेररिस्ट का। आपने कहा कि फला आदमी टेररिस्ट है। यूजुअली जो है, जब हम प्रमाण की बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं, आपको देखना चाहिए वो एविडेंस कहाँ से आया है। तो सरकार जिसे टेररिस्ट कहती है, अगर आप जाओगे यहाँ पे जो है दिल्ली गेट के, सॉरी कश्मीरी गेट के पास, वहाँ पे मैगजीन है जो उड़ाया गया था, वहाँ बारूद रखी थी, वो उड़ाया गया था, और वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है कि यहाँ के रिबेल विरोधियों ने जो है, बागियों ने ये उड़ा दिया था। उसके साथ बाद में एक और प्लाक है जो है, जिसको यहाँ पे बागी कहा गया। पहले वहाँ
ये जो है फ्रीडम फाइटर थे। तो डिपेंडिंग कि कौन आपको ये दे रहा है उसके आधार पर तो आपको ये सब प्रमाण देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए देखना पड़ेगा कि एविडेंस किस तरह से जनरेट होती है, और इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, और इसके लिए एक मेथड होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है बीजेपी की हिस्ट्री में। और क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कारण है। अगर ये सारी चीजें वो अपनाए जो बहुत ही रूटीन हिस्टोरिकल मेथड जो है, तो फिर आप ये सारी बातें नहीं कर सकते हो। तो इस की जो है हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे और मुसलमान ऐसे थे, ये सारी बातें फिर नहीं कह पाएंगे। अगर और आर्यन सब यहाँ से बाहर गए, बाहर से यहाँ नहीं आए, एक बार आप प्रमाण छोड़ दोगे, एविडेंस छोड़ दोगे, हिस्टोरिकल मेथड छोड़ दोगे, फिर ये सारी बातें आप नहीं रख सकते। ये सारी बातें नहीं रखोगे तो आप अपने आप को कैसे जो है जस्टिफाई करोगे। तो इसलिए हिस्ट्री पर जो है जैसे जैसे वो आते हैं, हिस्ट्री पर प्रहार शुरू हो जाता है। तो दूसरा हिस्ट्री क्या है, 5 मिनट और दूसरे हिस्ट्री में ये है कि हिस्ट्री को जो है, अब कुछ भी हिस्ट्री है। मोदी जी ने कह दिया था हिस्ट्री साइंस कांग्रेस में आके कि वो जो एरोप्लेन और ये सब थे ना, वो जो विमान और प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी बातें उन्होंने कह दी थी। तो अब हिस्ट्री का मतलब ये है क्या, या साइंस का मतलब ये है क्या कि कुछ भी मैं कह दूं तो आप फिर रिसर्च करने में बैठ जाइए, गौमूत्र पे हो या किसी चीज पे हो। तो इसके लिए जो है, इससे पहले के बॉडी ऑफ नॉलेज को भी देखने की बात है। तो ये कोई भी एकेडमिक प्रोटोकॉल बिना फॉलो करे मिथ को जो है आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिस्ट्री इनको चाहिए, पर हिस्ट्री इनके कब्जे में नहीं आ रही, तो इसलिए हिस्टोरियन को ही बदल दो। जब मैं ये ICHR में था तब मोदी पहली बार आया जो है 1914 में, जब ये आते हैं। पूरे ICHR का जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा जर्नल निकालते थे हम। उस जर्नल में हिंदुस्तान के भी लोग थे, रामलीला थी और भी लोग थे, हिंदुस्तान के बाहर भी थे, सबको हटा दिया उसमें से। हाँ, क्योंकि अगर ये लोग रहते तो इनकी जो है चीजें जो है उसमें छपते नहीं। और वहां पे एक बेचारे चेयरमैन को भी लेके आए जो है, जिनका वो एक हिस्ट्री के टीचर थे कोई किसी स्टेट से, पर वो उनकी बात किसी की समझ में नहीं आती थी, पर वो थे राष्ट्रीय इतिहास संकलन समिति के। फिर बाद में राष्ट्रीय इतिहास संकलन समिति जो हिस्ट्री रीराइट करने का, जिनका RSS का ये था, ब्रांच था, उनको दिया गया। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि बताया गया NCERT में बदलाव ला रहे हैं। और यहाँ पे भी हिस्ट्री काउंसिल में भी एक डिक्शनरी थी, डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स, जितने मार्टर मतलब जितने जो शहीद हुए, शहीदों की जो है एक सूची, बहुत से वॉल्यूम में थे। वो एक और कहानी है कि सब कहते थे नहीं नहीं मेरा आदमी भी, उसका भी नाम डालो शहीद में भी। हाँ, वो भी शहीद थे, जैसे कि तो पर वो छोड़िए। तो इस पे आते हुए फिर ICHR का जो 50 साल होने पे उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, तो मुझे भी बुलाया था क्योंकि मैं पहले वहाँ मैं रहा था। तो ये शहीदों में केरला में जो है, मलबार जो इलाका जो था, डिस्ट्रिक्ट जो थी पुरानी जो है, वहाँ पे जो माफला जो अपराइजिंग जो हुई, रिवेलियन जो हुई थी, उनको बहुत ही बेरहमी से जो है वहाँ के कैदियों को मारा गया, रेल के डब्बे में बंद करके भेजा। ज़्यादातर वहाँ सांस घुट के ही मर गए थे, और उन सब के नाम लिखे हुए हैं। सारे मुसलमान गायब इनके जो है शहीदों की सूची से। हाँ, तो ये जो है, तो ये बहुत क्रूड तरीके से ये हिस्ट्री बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री इनसे बदली नहीं जा रही है, तो इतिहासकार को बदलने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि कोई साइंटिस्ट को लेके आ गए हिस्ट्री काउंसिल में, एक फ्रांसीसी को लेके आ गए, और पता नहीं क्यों बेल्जियम में बहुत से RSS के लोग हैं, उनको भी पकड़ के ले आए जो है। तो ये सब कोशिशें की पहली बार, अब पता नहीं क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है, तो इसलिए एक और आसान तरीका है इनके सामने। अब हिस्ट्री तो मुश्किल है करना, कोशिश कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम लेके आ गए। अब तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम किस चिड़िया का नाम है? अब ये इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडिया तो थी नहीं तब,
पर इस सब कॉन्टिनेंट में जो है, जैसे कि पहले स्पीकर बता रही है कि अरबों के आने के बाद ही तो ये जो अल हिंद की बात हो रही है जो है, तो ये जो अब क्या बीजेपी है, इनका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। हर चीज के सामने जहां भारतीय लिखा जाता है वो बीजेपी का हो जाता है, जो भारतीय हो जाता है। तो भारतीय ये, भारतीय वो, तो ये भारतीय जो है, जो ये जो क्या क्या कहते हैं, नॉलेज सिस्टम। तो ये नॉलेज सिस्टम क्या है? सिस्टम तो थी नहीं, कोई एक सिस्टम तो नहीं थी, बहुत से सिस्टम्स थे। और तो अब इन पे हमें गर्व होना चाहिए और इसके लिए सेंटर बनाए गए। हर यूनिवर्सिटी सिलेबस में इंडियन नॉलेज सिस्टम आ गई है। और इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या प्रॉब्लम क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम से? अब आप लोग जो स्कूल कॉलेज में जो जाते होंगे, वहां पे भी अब मैंडेटरी कोर्स है इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? इसमें जो है इसमें एक तो है, वेदों पर बहुत जोर है, और वेद पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हो बिना किसी क्रिटिक के। जो है वेदों में जो ज्ञान है वो रखना चाहिए। जो रिलीजियस जो टेक्स्ट है वो आपके रिकॉर्ड बन जाते हैं, और जो मेमोरी जो है, याद जो है, मेमोरी बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर हिस्ट्री। कैसे आज के लोग हिंदू जो किस तरह से सोमनाथ को याद करते हैं, वो इतिहास बन जाता है। ये नहीं कि सोमनाथ का इतिहास के लिए, वहां के लिए जो है हमें रिकॉर्ड एविडेंस देखने की जरूरत। अब मेमोरी पर जो है जोर है, और उस मेमोरी को लेके हम फिर से इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि हम इस पे जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब बात करते हैं, और इसमें एक है कि परंपराओं पे लोगों को गर्व होता है, तो उसमें कोई, और ये हर जगह है, इंडिया में भी है, दूसरी जगहों पर भी है। पर इन परंपराओं, अगर इससे हमें ज्ञान या रीजन या तर्क को आगे बढ़ाना है, तो हमें मानना होगा कि अलग अलग तरह के परंपराएं थी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को गर्व करने की बहुत सी चीजें हैं। मैथमेटिक्स में हम आगे गए, वैदिक मैथमेटिक्स नहीं, पर जैसे जीरो की बात है, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स थी जो है, सीरीज, फाइनाइट सीरीज को लेकर जो है। फिर हमारे पास जो है मटीरियलिज्म की बात थी। हाँ, तो हेटेरोडॉक्स सेक्स थे हिंदुस्तान में जो है। उन चीजों पे जहां पे ब्राह्मणिकल अप्रोच को जो है, जो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उससे जब तर्क किया जा रहा है, उन चीजों को ये IKS में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जो भी अरबिक है, अरबों से वो सब तो हटा ही दिएगा, वो तो पहले से ही हटा दिया। उनका तो जैसे कि कोई योगदान ही नहीं है हिंदुस्तान की जो है नॉलेज सिस्टम में। बस आयुर्वेदा है, योगा है, योगा तो सबसे आगे है, वेद है, योगा, आयुर्वेदा, और बाकी जो है, और इन सब चीजों को एक नॉलेज सिस्टम में जो है डाल दिया गया, जो बहुत मुश्किल है डालना। आयुर्वेद को समझने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए जो जो खूबियां चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, और जो फिलॉसफी को समझने के लिए जो स्किल्स चाहिए, वो बिल्कुल अलग है। और इन जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थे एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल को तो छोड़ ही दो, मेडिवल तो वो मुसलमान आ गए, सब कुछ खराब हो गए, पर जो एंशिएंट इंडिया में भी जो अलग अलग जो परंपराएं थी, उनके बीच जो विवाद थे, उस पर भी जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विवाद से ही आप आगे बढ़ोगे। जब तर्क होगा तभी जो है आगे समझ बढ़ेगी, आपका जो है नॉलेज, ज्ञान बढ़ेगा जो है। तो तर्क यहाँ नहीं है, ये सब आपको बताया जाएगा। ये टेक्स्ट बुक है, और ये है हमारी जो चीज पे कोई, और हर चीज में जो है जोर था किस पे दिया जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन पे, और हार्मनी पे, और कंटिन्यूटी पे, कि ऐसे ही चल रहा है शुरू से ही, वैदिक समय से ही हम ऐसे हैं।
आप नेशन स्टेट की बात करते हो, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, वो भी पहले से ही चल रहा है, सब कुछ पहले से ही चल रहा है, सब कुछ वेदों में है। और तब से अभी तक ना इतिहास में कुछ बदलाव आ रहा है। बीच में वो मुसलमान आ गए थे, जो है, जो फॉरेनर आ गए थे, तब थोड़ा हमें पीछे हटना पड़ा। और फिर अब हम आ गए हैं, हम वापस आपको जो है पहले जैसे हमारे जो है अमृतकाल में लेकर जा रहे हैं। तो अगर आपको अमृतकाल साबित करना हो तो जरूरी है कि इतिहास को खत्म करना होगा। और इतिहास को खत्म करने के लिए आप ना ही आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को आपको जो है फिर से लिखना होगा, जो लिखा जा रहा है, पर जितने भी संस्थाएं हैं उनको पूर्ण रूप से केंद्र के जो है कब्जे में करना होगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन जो है, चाहे यूनिवर्सिटी, सभी एक आजकल हर चीज के सामने विकसित भारत जुड़ जाता है। पहले वो वीबी जी राम जी आ गया, अब वीबी शिक्षा क्या है शिक्षित वीबीएसए, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, वो भी आ गया है। हाँ, दिसंबर के महीने में ही, अब वो भी जल्दी हो जाएगा। उसमें फिर अभी तक तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे इनकी होल्ड ज़्यादा थी। अब ये वीबीएसए जब से आ जाएगा, एचईसीआई चल नहीं पाया तो अब वीबीएसए आ गया। अब जो है यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसा तो स्टेट देती है, पर रूल सारे जो है ये वीबीएसए के अंदर जो है 3 और बन गए हैं काउंसिल। उसमें जो है एक काउंसिल जो है रेगुलेशन काउंसिल बनाएंगे रूल सबके लिए, और अगर इसका पालन नहीं करोगे तो उसमें दंड भी दिया होगा। पहले इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे, इतने देने पड़ेंगे, और फिर भी आप अगर नहीं हुए ठीक, फिर आपकी यूनिवर्सिटी खत्म की जाएगी। तो अभी तक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत आसानी से ये बदलाव ला रहे थे, अब इसको लेके जो है पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में करने के लिए सेंट्रलाइजेशन का जो है जोर दिया जा रहा है। क्योंकि पहले तो ये सफल नहीं हो पाए, तो अब उनको लग रहा है कि ये वीबीएसए बिल के थ्रू सारे जो है इन संस्थाओं को हम ठीक जो है एक टाइटर कंट्रोल उन पे जो है जमा पाए। और इसके साथ साथ एक और भी चल रहा है कि जब तक ये सब चल रहा है, हमने पूंजीवाद की बात की थी, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज बहुत बुला रहे थे, जो है अभी से नहीं पहले से ही बुला रहे थे, और कुछ 5 लोग आ गए हैं, पर 2 ने शुरू किए हैं, और वो भी गिफ्ट सिटी गुजरात में, और गुड़गांव में भी एक आ गया है जो है। तो ये लोग भी जो है, अब ये यूनिवर्सिटीज जो है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है, वो भी आकर हिंदुस्तान में होगा। तो एक तरफ तो आपका प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, आपके एड्यू मार्केटिंग जो है और एड्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर तो है नहीं, जो है स्टेट्स के पास पैसा तो है नहीं तनख्वाह देने के लिए, टीचर लगाने के लिए, तो क्या करेंगे, ऑनलाइन कोर्स होगा, मूक कोर्स होगा। मूक कोर्स कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए कोई कंपनी आएगी, जो है एग्जाम चलाना है उसके लिए भी कंपनी आजकल आ रही है। टेक्नोलॉजी कंपनीज की चीटिंग ना हो, ये ना हो, तो कंपनी इतना पैसा लेगी पर क्वेश्चन पेपर। तो एक तरह से आप प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ा रहे हो, दूसरे तरफ आप फिर से जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब यहाँ आके कैंपसेस खोल रहे हैं। और तीसरे उसका डायमेंशन ये है, आप एक हिंदुत्व या आरएसएस के एजेंडा को, जो कारण के विपरीत है, इतिहास के विपरीत है, राजनीति के विपरीत है, उसको आप इन चीजों के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हो। तो ये पूंजीवाद के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आसानी से बढ़ पाएगा। किसी तरह का जो है, जो रेजिस्टेंस जो है, जो सवाल पूछने की जो काबिलियत जो है, वो भी ख़त्म की जाएगी। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे सारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हटाए जाएंगे, चुप नहीं रहेंगे तो हटाए जाएंगे। और ये तो शुरू हो ही गया है, तो ये और आगे बढ़ेगा जो है। और ये सिर्फ दिल्ली के यूनिवर्सिटियों में नहीं, सब पूरे जो है, जो उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो जब, और इसमें एसएफआई के लिए आई थिंक अब उम्मीद आप लोगों से ही है, टीचरों से मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं। तो अब स्टूडेंट ही है जिन्होंने
कुछ हद तक जितना संभव है जो रोक पाए हैं इसको अलग अलग कैंपसेस में। पर एक तो है कैंपस में जाके जो है आप कुछ हल्ला वल्ला मचाना रोकना, पर दूसरा है समझ के साथ वो करना। तो एसएफआई में एक ये था, अभी भी होना था चाहिए, स्टडी एंड स्ट्रगल था ना स्लोगन आपका। कभी कभी वो स्टडी पीछे रह जाता है, तो उस पर भी जो है कुछ जोर देना पड़ेगा, तभी आपका जो है स्ट्रगल आगे जा पाएगा। शुक्रिया।